गुड मॉर्निंग साथियों। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम मेवाड़ी शासक परंपरा में रावल तेज सिंह, रावल रतन सिंह और फिर सिसोदियाओं में जब जिसके संस्थापकों में बहुत महत्वपूर्ण शासक महाराणा हम्मीर, सिसोदिया, महाराणा खेता, जिसे क्षेत्र सिंह का नाम भी दिया गया, और महाराणा लाखा के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, यदि रावल तेज सिंह की बात की जाए तो उनका जो समय था, उनका जो कार्यकाल था, वो 1253 से 1273 के मध्य था। मेवाड़ी चित्र शैली की प्रथम शुरुआत इन्हीं के समय में हुई थी और इस हेतु 1260 में कमल चंद्र द्वारा आहड़ में ताड़पत्र पर मेवाड़ी अर्थात राजस्थानी चित्रशैली के प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिका का अंकन हुआ, जो मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित चित्रावली थी। साथियों, हमने पढ़ा कि राजस्थान में यदि कहीं सर्वप्रथम हमें गुफा चित्र मिलते हैं तो वो बूंदी से प्राप्त हुए, और यदि राजस्थानी चित्रशैली यानी राजपूताना चित्रशैली के पहली हमें कोई चित्रावली मिलती है या ग्रंथावली मिलती है तो वो रावल तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिका थी। राजस्थानी चित्रशैली का पहला चित्र की अगर बात की जाए तो पंडित बिल्हण द्वारा रचित चोर पंचशिखा थी। रावल तेज सिंह की जो पत्नी थी जेतल देवी, उनके द्वारा चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर की स्थापना का उल्लेख भी हमें मिलता है। दिल्ली के सुल्तान बलबन के साथ, जिनकी लोहे एवं रक्त की नीति भी हम पढ़ चुके हैं, के साथ उनके एयर निर्णायक लंबे संघर्ष का उल्लेख मिलता है। साथियों, फिर जो अगले मेवाड़ी शासकों में रावल शाखा के शासक थे वह है रावल समर सिंह। 1273 से 1301 उनका समय था। साथियों, रावल समर सिंह अपने जीवन काल के अंतिम समय में अस्वस्थ होने के कारण उनके जो डिस्टर्ब फेज था उसमें अपने पुत्र रावल रतन सिंह को 42वें रावल शाखा के शासक के रूप में, जो कि अंतिम शासक भी रहेंगे रावल शाखा के, उनको वो मेवाड़ी शासक घोषित करते हैं। उन्हीं के एक पुत्र थे कुंभकर्ण, जो नेपाली राजवंश के संस्थापक बने। साथियों, रावल रतन सिंह की यदि बात की जाए तो 1301 से 1303 के मध्य उनका समय था। सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मनी के साथ प्रेम व अंततः उनके विवाह का हमें जो उल्लेख मिलता है वो राजस्थानी इतिहास परंपरा में बहुत ही रोचक और बहुत ही हमें एक इतिहास की परंपरा में अगर हम बात करें तो बहुत विवादास्पद हमें एक साक्ष्य मिलता है। रावल रतन सिंह की जो पत्नी पद्मनी थी, उनके पिता गंधर्व सेन और उनकी माता चंपावती, ये सिंगल द्वीप जो कि आधुनिक श्रीलंका है के शासक थे और उनकी वो रानी थी। पद्मनी के रूप लावण्य की सूचना रतन सिंह को हीरामन नामक तोता द्वारा प्राप्त होती है, और अलाउद्दीन को जो सूचना दी थी वो राघव चेतन नाम के उनके पुरोहित ने दी थी। साथियों, अगर स्रोत की बात की जाए तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो एक सूफी संत थे और 1540 में शेरशाह सूरी के दरबार में अवधी भाषा में पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना साथियों लिखते हैं, तो वो पहला स्रोत है इस पूरे घटना चक्र का। तो जायसी रचित पद्मावत ग्रंथ है। फिर गोरा बादल पद्मनी चौपाई नामक रचना 1589 में महाराणा प्रताप के काल में हेमरतन द्वारा रचित है। गोरा बादल री बात कवि जटमल की रचना है 1628 में, और पद्मनी चरित ये लब्धोधे की रचना है। साथियों, अलाउद्दीन के अगर सैन्य अभियानों की बात करें तो अलाउद्दीन का सैनिक अभियान चित्तौड़ पर भी हुआ था 1303 में, और साथियों 8 महीने की घेरेबंदी के रूप में हम इसको जानते भी हैं। युद्ध के कारणों की यदि बात की जाए तो एक तो पद्मनी की अपनी बहुत लंबी चौड़ी किंवदंती हमें मिलती है। सामरिक दृष्टि से चित्तौड़ का बहुत ही महत्वपूर्ण
दुर्ग के रूप में होना। और हमने पढ़ा है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, ताल ताल भोपाल, बाकी सब तलैया। गढ़ों का सिरमौर, मालवा गुजरात के राजमार्ग पर स्थित था ये दुर्ग, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण। गुजरात अभियान के दौरान मेवाड़ी सेना द्वारा खिलजी सेना से राजस्व की वसूली की गई थी। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था युद्ध का। और दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा हम बार बार पढ़ चुके हैं साथियों कि अलाउद्दीन तो स्वयं को सिकंदर सानी ही पुकारते थे और अपने सिक्कों पर उन्होंने सिकंदर सानी का अंकन भी किया। तो इसलिए दोनों के मध्य युद्ध होना अनिवार्य था साथियों। महाराणा यानी रावल की अगर बात की जाए, रावल रतन सिंह की, तो यद्यपि वो बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन चूंकि खिलजी सेना जो थी उनके पास मध्य एशियाई बहुत सारी युद्ध की तकनीकी थी, सैन्य कौशल था, इसकी वजह से युद्ध का परिणाम अलाउद्दीन के पक्ष में जाता है। साथियों, इस युद्ध के दौरान उनकी जो सती होने वाली एकमात्र पत्नी थी वो नागमती थी। और ऐसा मानते हैं कि रतन सिंह और उनके सेनापति गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया हुआ। पद्मनी द्वारा लगभग 1600 ललनाओं के साथ, राजपूती ललनाओं के साथ जो जौहर का घटना चक्र हमें मिलता है। और इस तरह से चित्तौड़ का प्रथम साका संपन्न होता है साथियों। और एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि जो सिसोदा के जागीरदार थे लक्ष्मण सिंह, वो अपने 7 पुत्रों के साथ इसी युद्ध में शहीद हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखने का उल्लेख भी हमें मिलता है। खिज्र खां द्वारा गंभीरी नदी पर एक पुल के निर्माण का भी हमें उल्लेख मिलता है। 1303 में खिज्र खां जो उन्होंने उनको उत्तराधिकारी बनाया था के बाद कान्हड़ दे सोनगरा के चचेरे भाई जो जालोर के शासक थे, उनके चचेरे भाई मुछाला मालदेव को चित्तौड़ का दुर्गाध्यक्ष बनाया गया। उन्हीं के पुत्र बनवीर सोनगरा जब दिल्ली सल्तनत की ओर से चित्तौड़ के दुर्गाध्यक्ष थे, तो फिर महाराणा हम्मीर सिसोदिया जो सिसोदा के जागीरदार लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे, उनकी हत्या कर फिर मेवाड़ में सिसोदिया शाखा की शुरुआत करते हैं। साथियों, यदि सिसोदिया शाखा की बात करें तो महाराणा हम्मीर सिसोदिया का समय हमें 1326 से 1364 मिलता है। लक्ष्मण सिसोदिया के पौत्र थे ये। और जो 7 बेटे उनके शहीद हुए थे उनमें अरि सिंह जो उनका पुत्र था, उनके ये पुत्र थे। तो मेवाड़ की सिसोदिया शाखा के संस्थापक थे महाराणा हम्मीर सिसोदिया। और प्रथम बार महाराणा की उपाधि भी महाराणा हम्मीर सिसोदिया ही धारण करते मेवाड़ी परंपरा में। साथियों, इन्हें कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान। यानी बहुत ही जटिल परिस्थितियां थी। हमने पढ़ा रावल शाखा के अंतिम जो शासक थे यानी रावल रतन सिंह, वो युद्ध में शहीद होते हैं, केसरिया करते हैं। और साथ में सिसोदिया शाखा भी क्राइसिस में चली जाती है, क्योंकि उनके जो मुख्य जागीरदार थे लक्ष्मण सिंह, वो अपने 7 बेटों के साथ शहीद हो जाते हैं। तो फिर ये छोटा पुत्र यानी लक्ष्मण सिंह का पौत्र हम्मीर बहुत जटिल परिस्थितियों में स्वयं को सुदृढ़ करते हैं, सुगठित करते हैं और छापा मार युद्ध प्रणाली से संघर्ष करते हैं साथियों। तो इस रूप में मेवाड़ में छापा मार युद्ध प्रणाली के जनक का श्रेय भी यानी जनक भी हम महाराणा हम्मीर को ही बोलते हैं। और मेवाड़ी शासन के पुनरुद्धारक भी महाराणा हम्मीर थे। 1338 में सिंगोली यानी मांडलगढ़ में जो मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं को उन्होंने पराजित किया। और इस रूप में साथियों चित्तौड़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता मंदिर की स्थापना का श्रेय भी महाराणा हम्मीर सिसोदिया को ही था। अब यदि अगले शासक की बात करें तो महाराणा खेता, महाराणा क्षेत्र सिंह भी जिसका नाम था, 1364 से 1382 इनका समय था। खातिन जाति की खवासन, दासी, पासवान से उत्पन्न संतान चाचा वे मेरा, जो उनके यद्यपि उन्हीं के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने उनको उत्तराधिकारी नहीं मानकर बनाकर अपने एक वैद्य उत्तराधिकारी पुत्र लाखा लक्ष्य सिंह को बनाया। और उक्त परिस्थितियों में इस रुष्ट होकर चाचा व मेरा के मालवा के शासक
होशंग शाह की शरण में चले जाने का हमें उल्लेख मिलता है। और बाद में हमें मालवा के साथ और गुजरात के साथ एक लंबे मेवाड़ी संघर्ष का भी उल्लेख मिलेगा साथियों। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर विजय के असफल प्रयास महाराणा खेता ने किए और वहीं उनकी साथियों मृत्यु भी हो जाती है। बाद में खेता के पुत्र लाखा द्वारा भी पिता के अधूरे ख्वाब को पूर्ण करने हेतु मिट्टी के दुर्ग यानी मिट्टी से निर्मित नकली दुर्ग को जीतने का प्रयास उन्होंने किया था। कुंभकर्ण हाड़ा नामक रणबांकुरे द्वारा इस स्वप्न को असफल करने का भी प्रयास हुआ, लेकिन लाखा साथियों फिर इस मिट्टी से निर्मित नकली दुर्ग को जीत लेते हैं। और यदि इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए तो महाराणा लाखा यानी लक्ष्य सिंह का जो राज्यकाल था वो 1382 से 1421 था। ऐसा माना जाता है कि 1387 में चिड़ीमार बंजारा पिच्छू या छीतर द्वारा बेल की स्मृति में, उनका एक बेल था, उसकी स्मृति में उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करते हैं। झील के किनारे गल की बाई नटनी का हमें एक चबूतरा मिलता है। और इसी समय पहली बार जावर की खानों से चांदी की प्राप्ति भी साथियों हुई। और आज भी जावर की खाने बहुत महत्वपूर्ण है। और जब माइनिंग आप पढ़ते होंगे राजपूताना में, राजस्थान में, तो जावर की खानों के बारे में सामान्यतः पढ़ा जाता है। और ये जावर की खाने साथियों अभी उदयपुर जिले में पड़ती हैं। इनके ज्येष्ठ पुत्र थे कुंवर चूड़ा, जो मेवाड़ी के भीष्म पितामह भी कहलाए। मारवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई से लाखा विवाह करते हैं और फिर उनसे जो उत्तराधिकारी पुत्र प्राप्त हुआ वो मोकल था। चूंकि उन्होंने यानी रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह जब मोकल से किया था तो ये शर्त रखी थी कि उनकी कोख से जो पुत्र जन्मेगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। और फिर मोकल का जन्म हुआ। और इसके लिए ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा ने आजीवन विवाह नहीं करने का प्रण लिया था, जिससे इसीलिए उसे मेवाड़ के भीष्म पिता की संज्ञा दी गई। लेकिन ये कुंवर चूड़ा के साथ इतिहास में अन्याय की भांति था, इसलिए अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा के साथ हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने उसे संतुष्ट करने हेतु मेवाड़ में एक नवीन ठाट पाट की प्रणाली की शुरुआत की। पाट अर्थात राजगद्दी यद्यपि शर्त के अनुसार मोकल को प्राप्त होनी थी, लेकिन ठाट अर्थात संरक्षक के रूप में वास्तविक सत्ता यानी सत्ता के समस्त विशेषाधिकार ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा को दिए गए। साथ में सलूम्बर की स्थायी जागीर भी दी गई। मेवाड़ी महाराणाओं के राज तिलक सहित मेवाड़ी शासन के आदेशों में चूड़ा एवं उनके वंशजों के राज चिन्ह एवं नामोल्लेख अंकित करने का विशेषाधिकार भी फिर कुंवर चूड़ा को प्राप्त हुआ। और बहुत लंबे समय तक कालांतर में भी ये हमें परंपरा मिलती है। और साथियों, मेवाड़ में ये परंपरा थी कि जब भी वहाँ कोई शासक यानी महाराणा बनता था तो उसका राज तिलक सलूम्बर का जागीरदारी करता था और जागीर को स्थायी रूप से दिया गया। उसके अधिकार को कभी भी मेवाड़ी महाराणाओं द्वारा समाप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों हमें एक उल्लेख मिलता है। और अब हम अगली क्लास में फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। साथियों, जय हिंद।